हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ विद श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। उस चैप्टर को हम लोगों ने स्टोरी वाइज पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच टू कंपोनेंट्स। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल की, वो किन दो कंपोनेंट से बनी हुई होती है। तो जैसा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसी हर सेल में हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी थी। एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब उसकी मेम्ब्रेन ही करती है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है इतना सारा काम कर लेती है, तो ये किन चीज़ों से बनी होती है। तो इसके हम लोगों को दो कंपोनेंट्स बताने हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो कंपोनेंट से बनी होती है। एक का नाम है लिपिड्स और एक का नाम है प्रोटीन्स। तो आंसर देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस जब हम लोग ये पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हमें यही बताना है कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि अ सॉल्यूशन हैविंग सॉल्यूट कंसंट्रेशन लोअर देन दैट ऑफ द सेल सैप इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि जैसे अगर हम लोगों ने एक सेल है, सेल के अंदर पानी कम है और उसके सेल के बॉडी के बाहर पानी ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और सेल के बाहर पानी कम है तो ये हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और सेल के अंदर भी इक्वल है और उस सेल के बाहर भी इक्वल है तो ये हो जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझ लिया था। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आई होगी। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट डिड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व फर्स्ट इन कॉर्क सेल। यानी कि जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा था, पहली बार इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा था कॉर्क सेल में। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। तो जो रॉबर्ट हुक हैं इन्हीं ने डिस्कवरी की थी सेल की एक टाइप से। इन्होंने 1665 में एक अपने मतलब कि एक चीज़ को रखा माइक्रोस्कोप में और वहाँ पे उनको कुछ हलचल दिखी, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया, सेल रख दिया। तो देखते हैं क्या आंसर है इसका। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व दैट कॉर्क कंसिस्ट ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स विच फॉर्म्ड अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। यानी कि रॉबर्ट हुक ने मैग्नीफाइंग ग्लास से ये ऑब्जर्व करा कि उसमें ये जो कॉर्क सेल था, मतलब कि जो कॉर्क था उसमें बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और वो हनीकॉम्ब नहीं होता, यानी कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके तरह स्ट्रक्चर बना रखा था किसने, कॉर्क सेल ने। तो ये जो हमारे रॉबर्ट हुक जी हैं इन्होंने 1665 में डिस्कवर किया था। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नेम द ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स इन द सेल। यानी कि सेल के अंदर जो ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स होते हैं उनका नाम हमें बताना है। तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स इन द सेल्स। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है और एक और होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि अभी हम लोगों ने फिलहाल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो क्लोरोप्लास्ट एंड ब्रेन ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो ऑटोनॉमस ऑर्गन्स होते हैं किसके, सेल के अंदर। What does प्रोटोप्लाज्म रेफर टू। यानी कि सेल के अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसको
किस चीज़ से हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। तो ये है प्रोटोप्लाज्म रेफर टू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को ही क्या रेफर किया जाता है, किसको, प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म की बात हो रही है तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तो आना जरूरी ही है। अब हम लोग बात करते हैं नेम टू सेल विच कीप्स चेंजिंग देयर शेप, यानी कि हम लोगों को ऐसे दो क्या बताने, हम लोगों को ऐसे दो सेल्स बताने हैं जो कि अपना शेप को क्या चेंज कर सकते हैं। तो ये दो सेल्स होते हैं, एक है अमीबा और एक है ब्लड सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। तो ये दो टाइप के क्या सेल्स हैं जो कि अपनी क्या अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो अमीबा है वो पानी में रहता है और बहुत ही छोटा होता है, सेल है तो छोटा ही रहेगा। और जो हमारा ब्लड होते हैं, ब्लड सेल्स, वो भी क्या बहुत छोटे होते हैं और अपना क्या शेप खुद ही चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या हमारे खून का कोई शेप होता है? नहीं होता ना। हाँ, तो वही चीज़ है। तो ऐसा क्या होता है कि जो अमीबा होता है, अमीबा वो अपना जो खाना है अमीबा का वो है पैरामीशियम। तो जो अमीबा अपना खाना पैरामीशियम को जब खाता है तो अपना क्या शेप चेंज कर करके क्या खाना खाता है, मतलब कि उसको ट्रैप करता है अपना शेप को क्या बिल्कुल चेंज करके। तो यही होता है क्या हमारा जो सेल्स जो कि अपना क्या चेंज कर सकते हैं, जो कि अपना शेप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं जो अपना शेप चेंज कर पाते हैं और कुछ नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन जो कुछ कर लेते हैं उनके दो नाम ये लिखे हुए हैं। तो इनमें यही सिर्फ दो नहीं है, इनके अलावा और भी बहुत सारे सेल्स हैं जो कि क्या अपना शेप को क्या चेंज कर सकते हैं और साथ और चेंज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपना शेप को क्या बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको इस क्वेश्चन में समझने में आसानी हुई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द स्मॉलेस्ट सेल एंड द लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कि वो है ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। तो वो है ऑस्ट्रिच एग जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे छोटे सेल की, जो कि और सबसे छोटे और सबसे बड़े सेल की, लेकिन किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ह्यूमंस के अंदर क्या जो सबसे छोटा सेल होता है, द स्मॉलेस्ट सेल इज द रेड ब्लड सेल्स और स्पर्म इन सेल इन मेल, लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल। यानी कि जो सबसे छोटा सेल होता है वो होता है ह्यूमंस के अंदर, उनके खून में, जो कि होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो आरबीसीज होती हैं। ये क्या होता है, ये ह्यूमंस के अंदर आरबीसी ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती हैं। और जो सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी सबसे बड़ी सेल जो होती है ह्यूमंस के अंदर, वो होती है कौन सी, वो होती है हमारी नर्व सेल्स। तो अगर आपको एक बार फिर से बता दूं तो क्या कहा जाता है कि दुनिया का अगर क्वेश्चन आता है, नेम द सेल विच इज लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो आंसर होगा ऑस्ट्रिच का अंडा। क्योंकि ऑस्ट्रिच एग, क्योंकि ऑस्ट्रिच जो है उसको क्या हम लोग सेंटीमीटर तक चले जाते हैं, और हम लोगों को क्या 1 सेंटीमीटर भी दिखती है, वो तो कम से कम 23, 24, 25 सेंटीमीटर तक जाता है। तो हम लोग तो ऑस्ट्रिच का एग तो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा एग है, मतलब कि जो सबसे बड़ा सेल है दुनिया का, वो है ऑस्ट्रिच एग। ठीक, और अगर बात करी जाए सबसे छोटे सेल के बारे में, तो छोटे सेल दुनिया में बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर ह्यूमंस के अंदर बात कर ली जाए कि सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल, सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल, तो ह्यूमंस के अंदर क्या सबसे छोटा सेल की बात करें तो WBCs और RBCs आ जाएंगे, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। ये इतनी छोटी छोटी सेल्स होती है कि जब हमारा खून गिरता है तो क्या वो दिखती भी नहीं है। और अगर बात की जाए लॉन्गेस्ट सेल, तो वो होती है हमारे क्या नर्व सिस्टम में, जो होती है क्या हमारी नर्व सेल। यानी कि नर्व सेल जो होती है वो ह्यूमंस के क्या सबसे बड़ी सेल होती है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 3 फीचर्स सीन प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। यानी कि हम लोगों को
तीन ऐसे फीचर्स बताने, तीन ऐसे कॉमन फीचर्स बताने हैं जो कि दुनिया के हर सेल में क्या प्रेजेंट है। कॉमन है मतलब कि सब में ही प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें सेल की, तो सेल में क्या क्या होता है? सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इतने सारी चीज़ें क्या होती हैं कि सेल के अंदर होती है। और भी चीज़ें होंगी जैसे वैक्यूल्स होते हैं, सैक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें सेल के अंदर होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें दुनिया के सारे सेल के अंदर कुछ कॉमन चीज़ें, तीन कॉमन चीज़ें देखी जाती हैं या उनमें होती है, तो अगर उनमें हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेयर ऑफ द सेल, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। तो जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल होती है वो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके डिफ्यूजन में। एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इसमें बहुत सारी चीज़ों में क्या उनकी जो सेल्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही क्या काम आती है। और हम लोग बात करें द ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि अब तो उसकी कवरिंग तो हो गई, लेकिन अब सेल्स के अंदर भी क्या उनका ब्रेन होता है। तो वो जो ब्रेन होता है सेल का, तो किसे कहते हैं? द ब्रेन ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। कि यहाँ ये सेल का क्या है? ब्रेन है, एक तरह से कंट्रोल रूम है। न्यूक्लियस को मतलब सेल को हम लोग कंट्रोल करना चाहे तो उसके न्यूक्लियस को हैक कर लिया जाए, तो उससे क्या होगा कि न्यूक्लियस जो सेल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो एक तरह से जो न्यूक्लियस है वो भी हर दुनिया के हर तरह के सेल में क्या प्रेजेंट होता है। और फिर अगर बात करी जाए कि अगर हम लोग हर ह्यूमंस के बारे में बात करी जाए, तो ह्यूमंस के शरीर के अंदर क्या लिक्विड होता है, ठीक। तो दुनिया के हर सेल के अंदर क्या लिक्विड होगा, तो जो लिक्विड है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो जो सेल के अंदर लिक्विड है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो एक तरह से क्या दुनिया के हर सेल के अंदर जल भी होता होगा, तो वो जल क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो अगर हम लोग देखे जाएं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक तरह से हो सकता है, क्योंकि वो एक पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्योंकि हर सेल को क्या पावर कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। लेकिन बहुत सारे इसमें क्या, बहुत सारे कुछ सेल्स ऐसे हैं दुनिया में, जैसे 100 करोड़ सेल है तो उनमें से एक दो हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, उनको कहीं और से एनर्जी मिले, उनको जो एटीपी है उनका एडिनोसिन ट्राइसल्फेट, तो वो उनको कहीं और ही से मिल जाता हो, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ना लेते हुए हम लोग खाली तीन ही चीज़ को कहा गया है, तो हम लोग तीन ही चीज़ बताते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं और नंबर लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनमें हम लोगों ने समझ लिया है कि ये सब में होती हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया में जो भी सेल है, अगर बोल दिया जाए तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों को नाम बता दो सेल के बारे में, तो याद कर लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, बस। तो ये है हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज डिफ्यूजन? तो अब हम लोग बात करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग बात करें, हम लोगों ने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में डिफ्यूजन पढ़ा, और अब हम लोग बायोलॉजी में भी क्या डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं। तो देखो डिफ्यूजन क्या होता है कि डिफ्यूजन होता है एक्सक्रीशन ऑफ द सेल, यानी कि सेल की बॉडी से कुछ भी बाहर निकल रहा है, जैसे कोई सी भी गैस होगी, कोई सा भी सॉलिड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल, कुछ भी निकल रहा है, वो क्या है, इवन गैस भी निकल रही, गैस ही तो होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो ये सब क्या है? ये सब डिफ्यूजन है, यानी सेल के अंदर से कुछ बाहर जाना, और तो ये क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा। व्हेन gases like CO2, O2 moves across the cell membrane, this process is called diffusion। यानी कि सेल की मेम्ब्रेन से कोई भी चीज़ का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। हमारी सेल के शरीर से कुछ बाहर जा रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन जा रही बाहर, तो क्या वो डिफ्यूजन है। कार्बन डाइऑक्सीजन बाहर जा रही, डिफ्यूजन है। ऑक्सीजन अंदर आ रही, तो डिफ्यूजन है। यानी कि आना जाना
डिफ्यूजन ही कहलाया जाता है। तो ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो पहले हम लोग जान लेते हैं डीएनए होता क्या है। तो हम हर ह्यूमंस के अंदर क्या एक चीज होती है जो कि होता है क्या डीएनए, और डीएनए उसके क्या उसके पेरेंट्स से मिलता है। 50% डीएनए उसकी मम्मी से मिलता है, 50% डीएनए उसके डैडी से मिलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखा जाए तो किसी की भी माँ बाप को पता लगाना, उसका डीएनए ले लो और देखो 50% उसकी मम्मी से मिल रहा है और 50% उसके पापा से मिल रहा है, यानी कि वो उन्हीं दोनों का बेटा है, बच्चा है। ठीक है, तो डीएनए जो होता है इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसको क्या क्या बीमारी है, क्या क्या डिजीजेस है। ठीक है, क्या क्या उसको हेल्थ इश्यूज हो रखे हैं, उसके बॉडी के बारे में सारी नॉलेज हम लोग क्या डीएनए से पता लगा सकते हैं। हाँ, किसी भी चीज़ का डीएनए हो, हम लोग उसके क्या किसी भी चीज़ का कि कोई भी जानवर हो उसका अगर डीएनए मिल जाए तो हम लोग क्या उसकी चीज़ उसका हम लोग कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लेंगे। अभी हम लोगों ने आया था क्या, हमारे में आया था कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस जो था उसमें डीएनए नहीं था, उसमें आरएनए था। तो ये जो आरएनए है ये हम लोग आगे के चैप्टर्स या फिर हम लोग 10th में पढ़ेंगे जा करके, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि जो कोरोना वायरस था उसमें क्या आरएनए था, जिसकी वजह से क्या हम लोग पता नहीं लगा पा रहे थे कि इसका एंटीट्यूड कैसे बनाए, लेकिन बाद में वैक्सीन्स आ गई। तो जो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारा जो डीएनए है इसका जो फुल फॉर्म होता है उसका मतलब होता है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या एक एसिड है, यही हम लोग क्या लेकर के क्या पता लगा सकते हैं। हम लोगों ने क्या पिक्चर मतलब कि न्यूज़ चैनल्स में, यूट्यूब वीडियोस में और ह्यूमन चार्ट्स में क्या बहुत जगह डीएनए का क्या देख रखा है स्ट्रक्चर, ऐसे लाइन बाय लाइन होता है टेढ़ी मेढ़ी, बीच में क्या वो ज्वाइंट होती है, तो वही क्या डीएनए होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नेम द ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द लीवर ऑफ एनिमल्स फॉर डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। यानी कि हम लोगों को ऐसे ऑर्गेनल्स का नाम बताना है जो कि क्या एनिमल्स के लीवर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। यानी कि जो जानवर अब जैसे कि ह्यूमंस है, तो ह्यूमन यहाँ पे खड़ा है, ठीक, तो ह्यूमंस कुछ भी तो खा नहीं लेगा ना, वो बढ़िया से बनाएगा खाएगा। पहले तो जैसे अगर ह्यूमंस को क्या चावल खाने तो चावल धोएगा अच्छे से, फिर उसको बनाएगा, एकदम साफ सुथरा खाना खाएगा, एकदम साफ सुथरी से, एकदम सुरक्षा, एकदम स्वास्थ्य के हिसाब से। ठीक, लेकिन अगर एनिमल की बात करी जाए तो एनिमल तो क्या कहते हैं, अब शेर है, ठीक है, अब कोई जैसे शेर ने किसी भैंस को खाया, अब वो भैंस में पता नहीं कितने कीटाणु थे, कितने कीड़े थे, और वो भैंस ने पता नहीं अच्छा खाना खाया कि बेकार खाना खाया, अब उसको कोई डिजीज होगी तो वो क्या शेर को भी हो जाएगी। तो शेर, अब खाना हम लोग कुछ भी खाते हैं तो वो लीवर में जाता है, पेट के होने के बाद लीवर में जाता है, ठीक है, आगे कार्यक्रम करने के लिए। तो जो लीवर है उसके अंदर क्या बहुत सारे क्या ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या डिटॉक्सिफाइंग यानी कि बहुत सारे जो गंदी जैसे पॉइजन्स आ गए, ड्रग्स आ गए, तो इनको क्या डिटॉक्सिफाइंग करता है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक यानी जहरीले होते हैं, तो इनको डिटॉक्सिफाइंग करता है, इनको जहरीले से जहर जो है इनके अंदर वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो इनको मतलब कि सही करता है टाइप से। तो वो कौन से ऑर्गेनल्स है, तो इन द लिवर ऑफ एनिमल्स सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। तो जो लिवर, तो जो एनिमल्स होते हैं उनके पेट में, उनके लीवर में एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसका नाम है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या करता है, जो कि यही सब जो पॉइजन्स ड्रग्स हैं इनको क्या डिटॉक्सिफाइंग करता है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यानी कि एनर्जी करेंसी जो होती है सेल को, यानी कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को क्या पावर प्रोवाइड करता है, लेकिन किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोवाइड करता है, उसकी जो करेंसी है वो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइसल्फेट। ठीक है, तो एटीपी जो है यही इसकी एनर्जी करेंसी है, जिसको क्या कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हम लोगों को क्या समझ आ गया है।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे सारे वो तो ख़त्म हो चुके हैं, और इसी के साथ ही हमारा जो पूरा चैप्टर है वो 100% मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, सबकी तरफ से ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।